हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 31 मार्च और 31 मार्च के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज को हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उन्हें हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है डिस्टर्बिंग स्टिलनेस। ये आर्टिकल किसान आंदोलन से रिलेटेड है। कई बार किसान आंदोलन से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी और दैनिक जागरण में भी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ऑन द साइड ऑफ द फ्यूचर। यह आर्टिकल म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है उसके बाद की जो स्थिति है और उसके बाद जो म्यांमार के संबंध होंगे उनके पड़ोसी देश भारत, रूस, चीन या अन्य देशों के साथ उसके संबंध किस तरीके से होंगे इस पर इसमें बताया गया है। और वहाँ पर किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, म्यांमार का क्या भविष्य है राजनीतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, ये सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला। इसमें बताया गया है बेसिकली कि जो पीडीपी की अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती से उन्होंने उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया गया है। उनको वीज़ा देने से मना कर दिया गया है क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की है या उनसे पैसा लिया है। तो ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टेस्टिंग ओवर लर्निंग। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी बच्चों को सीखने पर जोर दिया जाए, ना कि आप पेपर वर्क पर या फिर उनको कागजी तौर पर ज़्यादा सिखाएं। जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, जैसे आमिर खान की मूवी थी, अब मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। उसमें यह बताया गया था कि आप सक्सेस होने के लिए आप चीज़ों को सीखिए, उन्हें रटिए नहीं। अगर आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो सफलता आपके पीछे जरूर आएगी। अब मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताइएगा। और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, एनसीईआरटी इसका इसमें रोल क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फ्यूचर क्या है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आइडिया पेज। आइडिया पेज में जो इंडिया और पाकिस्तान के जो अभी इसमें शांति वार्ता चल रही है, जो संघर्ष विराम की अपील की गई थी, उसमें अपील तो की गई लेकिन किस तरीके से उसमें अभी भी आतंकवाद बढ़ावा है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उस आर्टिकल में ये बताया गया है। और देखा जाए तो 1947 में ही पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था, यानी दोनों देश एक साथ चले थे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अ, भारत अपने पड़ोसी देशों से टेक्नोलॉजी के मामले में या विकास के मामले में कहीं आगे है और पाकिस्तान से तो कहीं कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है हर क्षेत्र में। तो इस आर्टिकल को मैं चाहूँगा कि आप डिस्कस करें, मतलब आप इसको पढ़ें एक बार, तो आपको इसमें ये पता चलेगा कि भारत किन किन क्षेत्रों में आगे है। चलिए अब अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, ऑन द साइड ऑफ द फ्यूचर। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से म्यांमार में चुनाव हुए थे और आंग सांग सूकी की पार्टी इसमें जीती थी और वो राष्ट्राध्यक्ष बनी थी, तो इसको लेकर जो सेना का जो मत था उसमें ये कहा गया था कि चुनाव में बाहरी देशों की मदद ली गई है और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए थे। और इसमें जो राजनीतिक दबाव था दूसरे देशों का वो खुलकर इसमें सामने आया था। इसी को देखते हुए सैन्य तख्ता पलट हुआ, दमन, मानवीय आपदा, अराजक राजनीति, अस्थिरता, इन सब की शुरुआत म्यांमार में हुई। और जिस तरीके से लोगों को अब म्यांमार में मारा जा रहा है, जो लोकतंत्र की बहाली की कोशिश में आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आर्मी द्वारा आर्मी अपनी गोलियों से उनको मार रही है, वो बताया गया है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत के संबंध हमेशा से ही म्यांमार के साथ मित्रतापूर्ण रहे हैं, चाहे वो सैन्य शासक हो इस समय जो है उनका हो या आंग सांग सूकी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो ये चाहता है कि म्यांमार में भी लोकतंत्र जल्दी से बहाल हो। अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर है कि जिस तरीके से वहाँ से लोग पलायन करके नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आ रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थी भी हैं। ये सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने आकर दिख रही है। सबसे जो पास में राज्य है मिजोरम, उनके जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, उन्होंने केंद्र को
इसमें चिट्ठी भी लिखकर इस बारे में अवगत कराया है कि हमारे सामने जो मानवीय संकट खड़ा हुआ है कि हम लोगों, जो सीमा पार से लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी मदद करें या ना करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मणिपुर सरकार ने राजनीतिक रूप से सताए हुए जो शरणार्थी हैं उनकी मदद के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है भारत सरकार को, उसमें ये बताया है कि सिर्फ ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ उनकी मदद करे, इसमें केंद्र को भी आगे आना पड़ेगा। ये जो संकट है उसमें पूरी तरीके से पीड़ितों की मदद करनी होगी। मानवीय रूप को देखते हुए जो बड़ा क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, उसको अपनाना होगा। ये सब बातें मुख्यमंत्री द्वारा, मिजोरम के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो जिन्होंने अब म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी है, उनसे सहायता के हाथ खींचे हैं, चाहे वो आसियान देश ही हो, इन सब ने जिस तरीके से म्यांमार पर सख्ती करी है कि वहाँ पर लोकतंत्र बहाली हो सके, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का दमन किया जा रहा है, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं उन पर अब जिस तरीके से गोली चलाई जा रही है, इससे कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि आगे आने वाले समय पर वहाँ लोकतंत्र बहाल हो पाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वैश्विक शरणार्थियों की संकट की है। म्यांमार के अन्य पड़ोसी और विशेष रूप से आसियान के लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्यूनतम जो धरना प्रदर्शन है या खून खराबा जो हो रहा है उसमें कम से कम खून खराबे के साथ ही वहाँ पर आंदोलन सुचारू रूप से चल सके और लोकतंत्र बहाल हो सके। शरणार्थियों की मदद करना भी कम खर्च वाला नहीं है, इसका बोझ कुछ राज्य ही नहीं उठाएंगे। ये भारत की बात हो रही है, चाहे वो मिजोरम हो, मणिपुर हो, जो वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं उनको रखना सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें उसका जो खर्चा है वो एक राष्ट्र को उठाना पड़ेगा, यानी भारत को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत अब शरणार्थी कानून पर आगे बढ़ चुका है। अगर हम इसमें बात करें तो BS चिमनी जिनका नाम इसमें दिया गया है, उन्होंने भी जोखिम उठाने की रणनीति से बाहर आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत को भी इस मामले में कम से कम जोखिम उठाना चाहिए। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि एक उदार और कल्पनाशील, मतलब जिस तरीके से भारत की एक छवि है कि वो हमेशा सबकी मदद करता है, उससे भी भारत को थोड़ा सा इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के संबंध और देशों के साथ भी अच्छे हैं, जैसे कि रूस, चाइना के साथ भी संबंध अब वो सुधार रहा है, और अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग जो म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तो भारत को इस तरफ भी पूरे तरीके से ध्यान देना होगा। लोकतंत्र का विरोध व्यापक रूप से वहाँ पर जिस तरीके से सेना ने किया हुआ है, उसमें अब लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सबसे जो ज़्यादा वहाँ पर लोग आगे आए हैं वो वहाँ के युवा आए हैं। युवा वहाँ पर सैन्य शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शरणार्थियों अब जो उनके देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो उनसे अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन में सहयोग करिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन एक बार टूट गया तो हम पूरी तरीके से सैन्य शासन के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे आर्टिकल में बताया गया कि भारत के लिए चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन का एक बहुत बड़ा अभी तक एक ग्रुप चल रहा था, लेकिन अब वो रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, घरेलू राजनीति, पूर्वोत्तर राज्यों की जो इसमें दखलंदाजी है, इन सब के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। अब तीसरा जो प्रतिवाद है वो आकांक्षा सेना, जो म्यांमार की सेना के साथ सहयोग भारत करना चाहता है, लेकिन भारत की भी शर्त है कि वो लोकतंत्र की बहाली की कोशिश करे। अगर उन्हें इस बात से परेशानी थी कि वहाँ पर चुनाव ठीक नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से तख्ता पलट करके उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता था। मानवीय सरोकार की बात करें तो हर तरफ से अब ये जो आवाज़ जो उठाई जा रही है कि म्यांमार में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भी इसका मामला उठा है और देशों ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और जो वहाँ पर सीमाओं को बंद करने की अब कोशिश की जा रही है कि लोग अब ना दूसरे देश के लोग अब ना आ सकते हैं, ना यहाँ के लोग बाहर जा सकते हैं, तो ये एक तरीके से पूरी अराजकता का माहौल वहाँ पर बन गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि म्यांमार के राजनीतिक घटना चक्र पर भारत की स्थिति क्या होगी। देखिए, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी दखल अंदाजी उनके देश पर करे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब 370 कानून हटाया गया था, आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो कुछ देशों ने, कुछ मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी, पाकिस्तान के साथ पक्ष लेकर भारत के खिलाफ बोला था। तो इस पर भी भारत ने
कड़ी आपत्ति जताई थी। या फिर अभी हाल ही का मामला हो कृषि आंदोलन का, कृषि आंदोलन में भी ब्रिटेन की निचली सदन में एक विधेयक लाया गया था कि ये सही है या गलत है, तो भारत ने इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी कि ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी दूसरे देश को इस पर बोलने का हक नहीं है। तो उसी तरीके से भारत भी काफ़ी सतर्कता के साथ इस पर आगे बढ़ रहा है कि वो म्यांमार के किसी भी पक्ष में इस तरीके से ना बोले कि वहाँ की स्थिति और बिगड़ जाए या उसके खिलाफ हो जाए। भारत के लिए म्यांमार के आर्थिक महत्व के बारे में भी कई तरीके की धारणाएं हैं। निश्चित रूप से म्यांमार व्यापारिक तौर पर भारत का सहभागी रहा है। व्यापार पूर्वी राज्यों से म्यांमार का व्यापारिक रिश्ता रहा है, उसको भी भारत खराब नहीं करना चाहेगा। दोनों देशों के जो संबंध हैं, भारत उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि जो दूसरे देश उस पर रोक लगा रहे हैं वो भारत उस तरीके से रोक नहीं लगा रहा है। व्यापार अभी उन्होंने जारी रखा है म्यांमार के साथ। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर म्यांमार इस पर अभी जल्दी से निर्णय नहीं लेता है तो आगे आने वाले समय में स्थिति और इसमें खराब हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है टेस्टिंग ओवर लर्निंग। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आज का जो परिदृश्य है वो आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके बैग काफ़ी भारी होते हैं, यानी कि किताबों पर और बुक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन्हें समझाया कम जाता है। जबकि आज जो चल रहा है सिस्टम वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। वर्तमान संदर्भ में जो सीखने के परिणाम को प्रदर्शित करता है, मापन निर्धारण करता है, सीखने के परिणाम नीति निर्माताओं और पाठ्य पुस्तक के जरिए बनाया जाता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि बच्चों को सीखने पर ज़्यादा फोकस किया जाए, समझने पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो चीज़ों को जितना गहनता से समझेंगे उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में कही गई है कि एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 NEP, उसमें यही बताया गया है कि बच्चों को जो किताबों का बोझ है उससे थोड़ा सा मुक्त किया जाए। बहुत ज़्यादा किताबें भारी हो जाती हैं, बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है अपने रिजल्ट को लेकर। तो इन सब बातों से बच्चों को बाहर निकाला जाए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT पाठ्यक्रम सिलेबस और पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। पहले से ही 2 दस्तावेजों ऐसे सामने आए जिसमें सीखने की सूची प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों में आती है, जबकि उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए एक अलग से उसमें पाठ्यक्रम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए त्रैमासिक कौशल के रूप में पाया जाता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को जल्द ही इसमें और सुधार करने की गुंजाइश बताई गई है कि इसमें स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT को भी इसमें सहभागी बनाया गया है कि स्कूलों के साथ इसमें संपर्क करके जो 1 से लेके 10th तक है इंग्लिश मीडियम, या फिर जो उसमें और कितने बदलाव किए जा सकते हैं पाठ्यक्रम में, कितना उसने सरल बनाया जा सकता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही यह अभ्यास शुरू कर दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने के लिए एडिटिंग के अलावा राज्य के कई विभागों में ऐसे पाठ्यक्रमों की तैयारी की जा रही है जो अंग्रेजी और तेलुगु में छपे पाठ्यक्रम के साथ हो, यानी कि इंग्लिश में तो हो ही, और तेलुगु में तो उनकी वो जो लैंग्वेज है जो मातृभाषा है, तो इसमें आगे बढ़ रही है। नए पाठ्यक्रमों की त्वरित समीक्षा को इसमें अनिवार्य रूप से आगे बढ़ने की बात कही गई है और आंध्र प्रदेश इसमें आगे काम कर भी रहा है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ और भी राज्य इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें सिर्फ एक आपको दिशा प्रदान करती हैं और सिलेबस, और इसमें आपको पता चलता है कि आपको क्या सीखना है और कितना पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है कि आपको एक फोकस के तौर पर। लेकिन अब जब इसमें अब देखिए जो एग्ज़ाम के तौर पर पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ बच्चों का मूल्यांकन होता है। बच्चे सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं कि वो या तो पास हो जाएं, अच्छे नंबर लाएं, या फिर फर्स्ट आएँ। 3 तरीके के होते हैं स्टूडेंट। तो अब जो पाठ्यक्रम लाया जा रहा है उसको और बेहतर बनाने की इसमें कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बच्चे कितना आसानी से सीख सकें। उनका पाठ्यक्रम जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, यानी कि सीमित चीज़ों को, मतलब सीमित पाठ्यक्रम को और अच्छे से किस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को, इस पर फोकस किया जाएगा।
हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन क्योंकि किसी भी सिलेबस को एकदम से कम नहीं किया जा सकता, उसमें पहले जांच का विषय होता है कि कौन कौन सा अब सिलेबस ऐसा है, कौन सा ऐसे चैप्टर हैं जिनका अब आज के परिदृश्य में कोई रोल नहीं है, उस हिसाब से उसको आगे किया जाता है। लेकिन जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें और भी सुधार की अगर गुंजाइश है। जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को अब लागू करने की बात हो रही है और आंध्र प्रदेश इसमें आगे बढ़ भी रहा है और भी राज्य इसमें आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में बच्चों को इस क्षेत्र में और अधिक सुविधा मिले और उनको सीखने पर उनका ज़्यादा जोर या ज़्यादा फोकस होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज से हम इसका वोकैब का भी सेक्शन शुरू करने की कोशिश करेंगे कि जो एडिटोरियल पेज में या आइडिया पेज में जो वोकैब होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो भी आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।